नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, इस समय कद्दू वर्गीय फसलों में कुछ कार्यों को करने की जरूरत है, क्योंकि ये फसल बढ़वार और फलन की अवस्था पर है और इस समय फसल में लापरवाही की गई तो फसल को काफी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय कद्दू वर्गीय फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी के डॉक्टर सुधीर कुमार। जो गर्मा मौसम में लत्ती वर्गीय सब्जी की खेती करते हैं, उसमें से कद्दू, खीरा, नेनुआ, करेला और झिंगनी की भी खेती हमारे किसान भाई, खास करके दीरा क्षेत्र में तरबूज, ककड़ी, इसका भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं। तो आप देखे होंगे किसान भाई, आप या तो पौध के हिसाब से या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में जो उर्वरक का प्रयोग किए होंगे, कंपोस्ट का प्रयोग किए होंगे। तो अब किसान भाई, आप आपके खेत में जो है खड़ी फसल है, जड़ से थोड़ा सा 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ 20 से 25 ग्राम नेत्रजन यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपका विकास, पौधे का विकास अच्छी होगी। कद्दू वर्गीय फसलें खेतों में खड़ी हैं और अभी इनमें खरपतवारों का प्रकोप देखा जा रहा है। ये खरपतवार फसलों के साथ पानी, पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की बढ़वार बाधित होने लगती है। ऐसे में समय रहते खेत में खरपतवारों को निकालें और कृषि के ये सारे काम करते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही एक दूसरे से 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सबसे पहले किसान भाई, आपको ध्यान देना है कि खेत पूरा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा होगा। खरपतवार से जितना मुक्त रहेगा कद्दू वर्गीय में, उतना ही उसका विकास भी होगा और फलन भी प्रॉपर वे में होगा। किसान भाई, आप गर्मा मौसम में देख रहे होंगे कि आप एक रीज मेथड से भी आप कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती करते हैं। तो आप रीज में सिंचाई करें, इससे आपका इरिगेशन की जो टाइम लगे या इन्वेस्टमेंट कम होगा और पौधे को सही तरीके से जल भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों में जल भराव नहीं होने दे। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, इसीलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें और हो सके तो फसलों में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें। साथ ही पौधों को सहारा अवश्य दें। इसके लिए जगह जगह पर बांस या लोहे के एंगल लगाकर तार थवा सुलती बांधें और उन पर पौधों की लताओं को चढ़ाएं। कीट का प्रकोप और या रोग का प्रकोप कद्दू वर्गीय में भी दिखाई देता है। कीट प्रकोप आप देखते होंगे, रेड पंपकिन बीटल करके आता है, छोटा छोटा चित्तीदार कीड़ा होता है। जैसे ही आपको दिखाई दे तो लगभग मलाथियन या क्लोरपायरिफॉस 1.5 से 2 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव कर देंगे तो आपको कीट से निजात मिल जाएगा। फल मक्खी कीट, मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडा रोपक गड़ाकर अंडे देती हैं। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसीलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशी की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़
और 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें या कार्बेरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई आप देखते होंगे कभी कभी लत्ती भर के फसल जब लगाते हैं तो उसमें बीमारी भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए भी आप किसान भाई आप बेविस्टिन 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के, जिसको कार्बनडाजिम करते हैं, उसका घोल बना के प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव करेंगे तो इससे आपका जो रोग है उससे निजात मिल जाएगा और आपकी फसल जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उसका उत्पादन सही मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। समूह में बड़ी ताकत होती है। अगर किसान आपस में समूह बनाकर खेती करे तो इसका परिणाम गुणात्मक तौर पर सामने आएगा। केंद्र और राज्य सरकार किसानों द्वारा बनाए समूहों को प्रोत्साहित भी कर रही है। सामूहिक खेती करने से किसान खेतीबाड़ी के जोखिम को कम करते हुए अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बस जरूरत है किसान इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। चलिए सामूहिक खेती करने के फायदे हैं और समूह का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, आप लोग खेती में, हमारे जो बिहार झारखंड में जो किसान लोग हैं बहुत मेहनती हैं। आप लोग साल भर गर्मी में, धूप में, बरसात में, ये सारे समय में आप लोग अपने मेहनत करके खेती करते रहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि आपके जो खेती के बाद भी जितना आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए, ये हमेशा नहीं मिल पाता है और इसी कारण से धीरे धीरे खेती से लोगों का रुझान भी कम होता जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं गांव से लोग धीरे धीरे शहर की तरफ पलायन भी करते रहते हैं, फिर जबकि उनके पास गांव में ज़मीन रहता है फिर भी लोग खेती को छोड़ रहे हैं। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई बड़े जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है जो पर्टिकुलर कोई प्रोड्यूस हुआ, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जी हुआ या आलू जैसे हुआ या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस को उनके पास जब अच्छा मार्केट उन लोगों को मिल जाता है तो वो लोग किसान लोगों के पास आते हैं, उनके साथ एक लिखित में वो लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उनसे वो लोग खेती पर्टिकुलर चीज़ का खेती करते हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में उनका सारे जो प्रोड्यूस है उसको उसको प्रोक्योर कर लेते हैं और उसका मार्केटिंग का जो अरेंजमेंट है वो जो बड़े व्यवसायी है उस चीज़ को करते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार अगर किसान किसी बड़े जो ग्रुप के साथ अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉपर एग्रीमेंट हो पाता है, जिससे सारे जो पॉइंट्स में प्रॉपरली म्यूचुअली एग्री करके उसमें वो लोग साइन करते हैं एमओयू में, तब उन किसान अपना पूरे जो अपना शक्ति है अपना प्रोडक्शन में लगाते हैं और अपना जो बेचने का जो उनको दिक्कत होता है वो नहीं रहता है। तो इससे किसान लोग ज़्यादा फायदा पा सकते हैं क्योंकि बहुत किसान को मार्केट के पास ज़्यादा अच्छा एक्सेस नहीं रहता है। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक,
मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जनरली जो भी फार्म करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो फार्म उसके लिए जो बीज स्पेसिफिक बीज हुआ या स्पेसिफिक खाद हुआ उसको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले जो बड़े फार्म होते हैं उनको तकनीकी सहायता भी देते हैं और उसके बाद किसान जो अपना खेती करते हैं और उसका प्रोड्यूस को वो लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में झारखंड और बिहार में कुछ सक्सेस स्टोरीज है, जैसे आलू के क्षेत्र में एक कंपनी है, उन लोग का भी बहुत जगह में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वो लोग आलू का खेती कराए हैं। और जैसे हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हुआ जिसमें सुगंधित तेल निकलता है, उसमें भी कुछ कंपनियां हैं वो लोग, या मेडिसिनल प्लांट्स हुआ उसमें भी कुछ कंपनियां हैं जो किसान के पास खेती करके उनका प्रोड्यूस को प्रोक्योर कर लिए हैं और किसान को उससे फायदा भी हुआ है। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने से पहले किसान भाइयों को कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान देना चाहिए। पहले वो तो पता करें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो जो संस्थाएं अवेलेबल हैं उनके साथ जोड़ने से पहले पता करें कि जो कमोडिटी का खेती वो लोग कराना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है, उनका जो जलवायु है वो रियली सूटेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन करने से पहले आसपास के कोई भी जो तकनीकी संस्था है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी हुए या प्लांडो में जैसे हमारे संस्था हुआ, आके वो लोग जरूर चर्चा करें जिस प्रोड्यूस का वो लोग खेती करना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है और उनका क्लाइमेट है वो सूटेबल है कि नहीं है। और उसके बाद वो लोग अगर उसके लिए उपयुक्त है तो ज़रूर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो लोग MOU उसका जो बनाए कंपनी के साथ, उसमें ये सारा चीज़ का प्रॉपरली उसमें मेंशन होना चाहिए, कितना उनको मुनाफा मिलेगा, कि किस रेट में वो लोग उससे प्रोड्यूस करेंगे, कि कितना मात्रा में वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये सारा चीज़ का उनका अपने समझ में लाके उसका MOU साइन करना चाहिए। इसके अलावा जो रांची में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है उसके पास एक यूनिट है जिसको BPDU जिसका नाम है, वहाँ पे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं उनके साथ भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ जानकारी दे सकते। प्लांडू स्थित हमारा जो संस्था है यहाँ वो लोग भी आके कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एंटरप्रेन्योर है उसके बारे में जानकारी वो लोग ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर आप लोग दूसरे का ज़रूर राय लेना बहुत ज़रूरी है, जो एक्सपर्ट्स है उनका राय लेना ज़रूरी है। जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जोड़ना चाह रहे हैं उनका ज़रूर आप लोग राय लें, उनके उस कंपनी के जेन्युइनिटी के बारे में ज़रूर आप लोग राय लें, उनका कितना वो लोग जेन्युइन है। और जो आपके साथ MOU हो रहा है और उस MOU को जरूर आप किसी जानकार व्यक्ति के साथ जरूर अपना चर्चा करें, वो कितना जिसमें जो लिखित कंडीशंस है वो कितना रिलायबल है, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी आप लोग के साथ ठगी ना हो जाए। ये सारे सावधानियां अगर हम लोग ढंग से अगर बरत लेते हैं, सब बहुत सारे कागज को हम लोग अगर ठीक से देख लेते हैं तो इससे हम लोग अपने लिए एक बहुत ही एक फायदेमंद एक लाइवलीहुड हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला भागलपुर के किसान रजनीश कुमार ने। आप कोरोना के चलते पशुओं की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। एनडीआरआई के निदेशक ने न्यूज 18 अन्नदाता की टीम द्वारा किसान भाइयों को दिया संदेश, कहा कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। एनडीआरआई के निदेशक डॉक्टर मनमोहन चौहान ने कहा कि हम तमाम तरह के रिसर्च देख चुके हैं और लगातार देख रहे हैं। देश के साथ साथ दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर भी हमारी नजर बनी है, लेकिन आज तक कहीं से भी ये कंफर्म नहीं हो सका कि कोरोना पशुओं में भी फैलता है। वो बताते हैं कि पशुपालकों को डरने की जरूरत नहीं, बस सावधानी बरतें, अफवाहों पर ध्यान न दें। किसान भाई जो हमारे जो दूध उत्पादन करने वाले हैं और गांव में अपने लेवल पर ये उनके अपने जानवर रहते हैं और दूध उत्पादन कर रहे हैं, तो पिछले 24 मार्च से जैसे कि ये कहा गया कि आपका मिलना जुलना बंद हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप दूध को भी मार्केट में बेच नहीं सकते। आप ये और उसके लिए बेच इसलिए नहीं सकते कि आपको आना जाना बंद है, लेकिन कुछ इस बीच ये हुआ कि कुछ किसान भाई हमारे कॉरपोरेट वालों से जुड़ गए हैं जहाँ पर कि दूध इकट्ठा होता है और वहीं पर वो दूध उनका होता है, ट्रांसपोर्टेशन होकर शहर में आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे जो भाई हैं कि जो उन तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनकी बड़ी समस्या आ गई है। और सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये है कि भाई इस दूध का क्या करें। सर्वप्रथम हमें चाहते हैं कि किसान भाई अपना इस महामारी के दौरान अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब उनका अपना मतलब ख्याल रखेंगे तभी वो मवेशियों का भी ख्याल रख पाएंगे। तो ये चीज़ तो ये है कि जैसे हम आपस में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हम एक दूसरे के कम से कम 1-1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें और मास्क हमेशा पहने। और समय समय पर जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि आप अपना जो हाथ को सैनिटाइजर से जो लगाते रहें। और अगर गांव में हैं आप तो सबसे बड़ा ये है कि साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 20-22 सेकंड तक हाथ धोएं, तो जिससे ये माना जाता है कि जो ये हमारा वायरस है ये अगर हाथ में लगा है तो धुल जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और अपने इस हाथ को कभी नाक और आँखों के आसपास न लगाएं, ताकि अगर कहीं गलती से आपके हाथ में कोई वायरस लगा है तो आपके शरीर में प्रवेश न कर सके। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दूध की मांग घटी है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों, आप दूध से बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स का निर्माण करें, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। अब हम भी देखते हैं कि भाई दूध क्योंकि इधर उधर नहीं जा रहा है, बिक नहीं रहा है, तो घर में ही पड़ा है, तो हम बार बार ये कहते हैं किसान भाइयों को कि आप वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाते हुए उस दूध को इस्तेमाल में लाएं। अब इस्तेमाल में जैसे वो है कि अगर लंबे समय तक अगर आपको उसको रखना है तो घी उसको बना कर रखें। घी में भी ध्यान रखें कि घी में बढ़िया ढंग से होना चाहिए। अगर घी कई बार अधकच्चा बनता है तो बाद में जाकर 1-1.5 महीने में रूम टेम्परेचर में उसमें ये होता है कि ख़राब हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा घी को इस हिसाब से जो बनाएं कि उसमें पानी ना रहे, और उसके साथ साथ आप ये भी करें कि भाई इतना भी नहीं होना चाहिए कि जल जाए। तो ये सब चीज़ों का बात में ध्यान रखें। और उसके अलावा अगर ये कि शॉर्ट जैसे 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए आप वो कर सकते हैं, पनीर बनाकर रख सकते हैं। और जैसे कि अगर 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा उनको अगर शहर में जाने के लिए थोड़ा उनको अगर अप्रूवल मिलती है प्रशासन से, तो वहाँ जाकर पनीर को भी वो बेच सकते हैं और दे सकते हैं। भाई जैसे कि आपने कहा कि जो हमारे छोटे किसान हैं तो उनके पास जिनके पास कम गाय भैंसे हैं तो नेचुरली वो हाथ से निकालते होंगे। हाथ में ये करें कि सबसे पहले वो अपने बर्तन वगैरह का पूरा सफाई रखें, उसके अपने आसपास जहाँ भी मवेशी है, जहाँ भी जानवर हैं, उसके आसपास की सफाई रखें। और उसके अलावा जब भी अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, या हाथ को धोएं, साबुन से धोएं, अच्छे ढंग से धोएं
और उसके बाद धोने के बाद वो जो है आप बर्तन को भी साफ रखें। और ये जो ध्यान रखें कि आपस में जब दूध को उड़ेलना होता है या दूसरे के पास देना होता है तो वहाँ पर भी ध्यान रखें कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और जब वो उड़ेल रहे हैं तो मास्क पहने रखें, हमेशा मास्क पहने रखें, ताकि ये हो कि जो भी अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को अगर संक्रमित हो गया है कोई आदमी तो दूसरे को वो न दे सके और दूसरे को जो ट्रांसमिट ना हो सके, ये हमेशा ध्यान रखा जाए। और उसके जो साथ साथ ये है कि किसान भाई अपना ख्याल रखे, मतलब अपना खाना अच्छा रखे, और जिसमें खाने में ये है कि विटामिन सी की मात्रा हो, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप अपनी शरीर की प्रतिरक्षा को अगर बढ़ाएं तो अगर कहीं अगर ये आपके पास गलती से अगर ये वायरस की ओर से संक्रमित आप हो जाते हैं तो कम से कम आप अपना बचाव कर सकें, आपका शरीर आपका बचाव कर सके। जो अभी तक हमारे पास नॉलेज है उससे ये होता है कि भाई जानवरों में ये वायरस संक्रमित नहीं हुआ है, तो इसलिए किसान भाई इससे तो थोड़ा सा अपने आप को ये मान कर चलें कि जानवरों में फिलहाल ये बीमारी संक्रमित नहीं होगी। और जैसा कि रिपोर्ट कहता है, देखिए गर्मियों में आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो नेचुरली जानवरों को थोड़ा सा उसमें जो रख रखाव में विशेष आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि उनके चारा जो है थोड़ा सा उस हरा चारा उनको मिले, साथ साथ भरपूर मात्रा में उनको पानी मिले, और पानी के अलावा अगर हो सके तो 50 ग्राम से 60 ग्राम के आसपास एक मुट्ठी भर जिसे बोलते हैं मिनरल मिक्सचर उसको दें। और मिनरल मिक्सचर से क्या होता है कि जो भी उनके ज़रूरत होती है जिससे कि आत्मरक्षा भी बढ़ती है, उनकी प्रतिरक्षा भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी उनके उसमें है जैसे वो टाइम से गर्भित होना, गर्भाधान में आना, ये सब चीज़ें जो है वो होता है मिनरल मिक्सचर से। अगर आप ये मान के चलें कि सपोज करो कि एक गाय 10 किलो दूध देती है तो आप मान कर चलें कि 300 से 350 ग्राम उसको आपको वो जो फीड देना है, एनिमल फीड जिसे बोलते हैं, वो देना है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो जिस समय दूध नहीं दे रही तो उसको 100 ग्राम के लगभग दें, जो गाभिन है उसको 200 से 250 ग्राम दें, लेकिन जो दूध दे रही है उसको 350 की जो है 300 से 350 ग्राम के आसपास उसको दाना हो जाए, उसका फीड हो जाए, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर हो जाए, हरा चारा हो जाए, और साथ साथ भूसा भी होना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि भूसा का भी होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर बैलेंस जिसे बोलते हैं ना आहार उनको मिलना चाहिए। और उससे क्या होता है कि गर्मी में वो अपने आप को ये गर्म जो वातावरण में वो अपने आप को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। पानी की मात्रा भरपूर रखें। जो हमारे जो पशुपालक हैं, हम यही कहेंगे कि जो ये महामारी है हमें लगता है कि ये आगे तक चलेगी, क्योंकि इसी के साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना होगा और अपना भी ख्याल रखना होगा, अपने मवेशियों का, अपने पशुओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हरे चारे के लिए बोई गई फसलों का प्रबंधन, बकरियों में पीपीआर रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय, किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।